नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लालू यादव की तबीयत फिर बिगड़ी। पहले दिल्ली एम्स ने भर्ती करने से किया इनकार, फिर एयरपोर्ट से फिर ले गए एम्स। जेलेंस्की हुए भावुक, बोले रूस मैरियोपोल में करना चाहता है नरसंहार। 1 लाख नागरिकों को बनाया गया बंधक। 126 साल के बाबा शिवानंद को पद्मश्री। भूख के चलते माता पिता और बहन की हुई थी मौत। 6 साल की उम्र से शुरू किया योग। 2 साल बाद कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी होगा। राजद प्रमुख लालू यादव की तबीयत दोपहर बाद फिर बिगड़ गई। उन्हें मंगलवार रात दिल्ली एम्स लाया गया था। वहां रात भर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखने के बाद सुबह छुट्टी दे दी गई थी। पुनः रांची ले जाने के दौरान उनकी तबीयत फिर बिगड़ी तो उन्हें वापस एम्स लाया गया। बताया गया कि लालू यादव को रांची ले जा रहा था। उसी वक्त उनकी तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई। सूत्रों ने बताया कि उन्हें बुधवार दोपहर 12:30 बजे फिर से एम्स लाया गया। वहां 5 डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। उनकी किडनी बहुत कम काम कर रही है। उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में 5 साल की सजा काट रहे यादव को मंगलवार रात एम्स के आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रात करीब 3 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। बिहार के पूर्व सीएम 73 वर्षीय लालू यादव को मंगलवार रात 9 बजे रांची से दिल्ली एम्स लाया गया था। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मेडिकल वार्ड ने उन्हें हालत बिगड़ने पर एम्स रेफर किया था। यादव को सीबीआई की एक विशेष कोर्ट ने 21 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े दोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की जेल व 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें कोषालय को 139 करोड़ की शपथ लगाने का दोषी भी माना गया है। जेल में बंद राजद प्रमुख गुर्दे की समस्या सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। रेम्स के डॉक्टरों के 7 सदस्यीय टीम के प्रमुख डॉक्टर विद्यापति ने मंगलवार को कहा था कि यादव का जो है क्रिएटिनिन लेवल जो है 4.6 हो गया है, जो पहले 3.5 था। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। शुगर लेवल जो है 150 और 200 मिलीग्राम डीएलए के बीच है। उनकी किडनी 15 से 20% क्षमता से काम कर रही है। इसी आधार पर उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया था। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 28वें दिन भी जंग जारी है। रूसी सेना लगातार कीव समेत कई शहरों पर हमले कर रही है। दोनों देशों में कोई भी देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा समझाने के बावजूद पुतिन मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं जेलेंस्की ने पुतिन के सख्त रवैये पर कहा है कि इस माहौल में रूस के साथ बातचीत बेहद मुश्किल है। इधर रूस ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडरा है तो हम परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भावुक होते हुए कहा कि रूस की मैरियोपोल की घेराबंदी नरसंहार के बराबर है, जिसमें कम से कम 1 लाख नागरिक बिना भोजन या पानी के बंदरगाह शहर में फंस गए हैं। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डर था कि उन्हें जहर दिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने फरवरी में अपने सभी निजी कर्मचारियों को बदल दिया था। खबरों के मुताबिक जिन लोगों को बर्खास्त किया गया उनमें रसोइया, धोबी, अंगरक्षक आदि शामिल थे। रूसी सैन्य बलों ने चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक नई प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया है, जो कि रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन में सुधार करने के लिए काम करती थी। चेर्नोबिल जो है क्षेत्र के लिए जिम्मेदार यूक्रेन की सरकारी एजेंसियों ने यह जानकारी दी है। नाटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गुरुवार को वीडियो लिंक के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने कहा कि G20 जैसे देशों में रूस के साथ पहले की तरह व्यापार नहीं हो सकता है। 126 साल की उम्र में पद्मश्री सम्मान पाने वाले काशी के बाबा शिवानंद की फुर्ती ऐसी कि देखने वाले दंग रह गए। वाराणसी के दुर्गाकुंड इलाके में स्थित आश्रम में तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में निवास करने वाले बाबा शिवानंद दिन में 3 से 4 बार बिना किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ते हैं और उतरते हैं। 4 वर्ष की उम्र में अपने परिवार से अलग हो गए बाबा शिवानंद ने 6 वर्ष की उम्र से ही योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया था। तब से ही उन्होंने पवित्र जीवन जीने की ठानी, वह भी बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में, और आज तक उनका पालन वो कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि उनके माता पिता भीख मांगकर गुजारा करते थे। 4 साल की उम्र में माता पिता ने बेघर भविष्य के लिए उन्हें नवद्वीप निवासी बाबा ओंकार
नंद गोस्वामी को समर्पित कर दिया था। शिवानंद 6 साल के थे तभी उनके माता पिता और बहन का भूख के चलते निधन हो गया था और इसके बाद उन्होंने काशी में गुरु के सानिध्य में आध्यात्म की दीक्षा लेनी शुरू की। 126 साल के बाबा शिवानंद के बारे में शिष्यों का दावा है कि वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां जो हैं वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। 2 साल बाद इन पाबंदियों से देश की जनता को निजात मिली है। अब सिर्फ 2 गज की दूरी ही कायम रखना जरूरी होगा व मास्क लगाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पहली बार कोरोना की गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद कई मौकों पर इस गाइडलाइन में बदलाव किए गए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि बीते 24 माह में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया और इनमें जांचें, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पताल का विकास भी शामिल है और इसके साथ ही आम लोगों में भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। वे कोविड की रोकथाम के लिए अनुकूल व्यवहार करने लगे हैं। भल्ला ने पत्र में कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने भी महामारी प्रबंधन की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। बीते 7 सप्ताहों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से जो है कमी देखने को मिली है। 22 मार्च को देश में कुल सक्रिय केस की संख्या मात्र 23,913 रही है। दैनिक आंकड़े भी हैं, उनकी दर जो है 0.28 पर बनी हुई। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लालू यादव की तबीयत फिर बिगड़ी। पहले दिल्ली एम्स ने भर्ती करने से किया इनकार, फिर एयरपोर्ट से फिर ले गए एम्स। जेलेंस्की हुए भावुक, बोले रूस मैरियोपोल में करना चाहता है नरसंहार। 1 लाख नागरिकों को बनाया गया बंधक। 126 साल के बाबा शिवानंद को पद्मश्री। भूख के चलते माता पिता और बहन की हुई थी मौत। 6 साल की उम्र से शुरू किया योग। 2 साल बाद कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी होगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। मुंबई के नासिक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव समेत 14 लोगों के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता अब अपनी शिकायत से सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम वापस लेना चाहता है। बुधवार को एक पुलिस अधिकारी की ओर से इसकी पुष्टि की गई। दरअसल एक व्यापारी सुशील पाटिल की ओर से पिछले सप्ताह वैभव गहलोत समेत 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपनी कंपनी में गैर सक्रिय भागीदार की भूमिका की पेशकश की और कथित तौर पर उससे 6.8 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गंगापुर पुलिस ने सोमवार को पाटिल का पूरक बयान दर्ज कर लिया था, जिसमें उसने दावा किया था कि गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मामले के मुख्य आरोपी सचिन वलेरा के द्वारा उन्हें भ्रमित करने के कारण उन्होंने वैभव जो है गहलोत का नाम लिखा था। पाटिल के बयान दर्ज करने के बाद नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने मंगलवार को मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पाटिल ने उन्हें बताया कि सचिन वलेरा वैभव गहलोत का नाम लेता था, जिसके कारण पाटिल ने शिकायत में उसका नाम लिया था। लेकिन अब उन्हें वैभव गहलोत के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है और इससे पहले नासिक की एक अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने 420, 406 और 468 सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है और 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी और शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों, मां बहन की तरफ से कोई गलत नजर डालता है तो उसके
लिए सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत होने पर जेल से छूटकर आ जाते हैं। ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपराधी कांप जाएंगे। ऐसे मामलों में कानून सजा देगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, उन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी चौथी पारी के 2 साल पूरे किए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर चौहान को बधाई दी। इसके बाद सभी ने स्मार्ट पार्क में पौधरोपण किया। चौहान ने इस दौरान संगठन का आभार जताया। यह भी कहा कि सरकार और संगठन मिलकर आदर्श काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शामली जिले के आदर्श मंडी थाना इलाके के कस्बा बनत के मोहल्ला इनामपुरा में 2 पक्षों में मंगलवार रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बुधवार सुबह फिर से दोनों पक्ष भिड़ गए। इस दौरान मुस्तफा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर समेत दूसरे आश्रय गृह में लड़कियों में नाबालिग के शोषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार में 2 हफ्ते में बताने को उनसे जवाब मांगा है और उनसे लापरवाही बरतने वाले अपने अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की है, ये भी स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सीबीआई की सिफारिशों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा है। सीबीआई ने कहा है कि जांच पूरी हो गई है। 19 लोगों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया है। मुंबई की संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की टीम ने मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह से 21 लड़कियों के साथ यौन शोषण का खुलासा किया था। इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया था कि शेल्टर होम में 6 लड़कियां गायब हुई हैं। वहीं वर्ष 2013 से 18 के बीच ये पीड़ित लड़कियां गायब हुई थी। इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पहले तो मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गायब हुई लड़कियों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई जांच में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीबीआई जांच में शेल्टर परिसर में हड्डियां बरामद की गई थी। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। मामले पर पहले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। इसके बाद मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट पहुंचा। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में भाजपा ने नया अध्याय जोड़ा है। प्रदेश को रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली है। वहीं कुछ देर में परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार महिला स्पीकर बनने पर लोगों ने उन्हें बधाई दी है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीडी खंडूरी की बेटी रिति खंडूरी को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने का यह बड़ा फैसला लिया था। उत्तराखंड में भाजपा ने यह नया इतिहास लिखा है। रितु कोटेद्वार से विधायक चुनकर आई हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कोटद्वार से उनकी यह जीत कई मायनों में खास रही है। कोटद्वार सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया था। अब इसके साथ ही अब वह पहली महिला स्पीकर बनकर इतिहास रच रही है। रितु खंडूरी भूषण ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ 3687 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। रितु दूसरी बार मैदान में उतरी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में रितु खंडूरी को बीजेपी ने आखिरी समय यमकेश्वर से हटाकर कोटद्वार सीट से प्रत्याशी बनाया था। रितु खंडूरी भूषण का जन्म नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को हुआ था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लालू यादव की तबीयत फिर बिगड़ी। पहले दिल्ली एम्स ने भर्ती करने से किया इनकार, फिर एयरपोर्ट से फिर ले गए एम्स। जेलेंस्की हुए भावुक, बोले रूस मैरियोपोल में करना चाहता है नरसंहार। 1 लाख नागरिकों को बनाया गया बंधक। 126 साल के बाबा शिवानंद को पद्मश्री। भूख के चलते माता पिता और बहन की हुई थी मौत। 6 साल की उम्र से शुरू किया योग। 2 साल बाद कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी होगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का।
शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर मुखर हुए आईएएस अधिकारी नियाज खान की समस्याएं बढ़ सकती हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार नियाज को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगी। नियाज खान ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की थी। इस पर भाजपा के नेता और मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल नियाज खान ने सोशल मीडिया पर कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद उन घटनाओं पर भी फिल्म बननी चाहिए जिसमें मुसलमानों की हत्या हुई है। इससे प्रदेश के मंत्री और भाजपा के कुछ नेता नियाज से नाराज चल रहे हैं। पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नियाज के बयानों पर आपत्ति उठाई थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियाज खान मर्यादा लांघ रहे हैं। अधिकारियों की अपनी लक्ष्मण रेखा होती है और नियाज उनका उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य सरकार नियाज को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगी। इससे पहले भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने नियाज खान पर कार्रवाई की मांग की थी। नियाज ने रविवार को सोशल मीडिया पर कहा था कि द कश्मीर फाइल ने 150 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। निर्माता विवेक अग्निहोत्री को यह राशि कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर पर खर्च करनी चाहिए। वे खुद कश्मीर में पंडितों के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि इस पर विवेक अग्निहोत्री ने खान को किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी पर सवाल उठाए थे। दोनों 25 मार्च को भोपाल में मुलाकात उन दोनों की हो सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सेवा मिली है। वे और 3 महीने तक एम्स के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। एम्स के निदेशक के तौर पर डॉक्टर गुलेरिया का गुरुवार को अंतिम दिन है और केंद्र सरकार ने उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 28 मार्च 2017 को 5 साल के लिए एम्स के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। अब उन्हें 25 मार्च से 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। इस बीच नए एम्स निदेशक को नियुक्त किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित द कश्मीर फाइल फिल्म को काल्पनिक करार देते हुए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ऐसी फिल्मों के निर्माता देश को नफरत में डुबो देंगे। वह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सज्जाद लोन ने कहा कि ऐसे फिल्म निर्माता राज्यसभा में बैठने के लिए लालायित रहते हैं। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित और अनुपम खेर अभिनीत फिल्म में कश्मीर घाटी से कश्मीर पंडितों के पलायन को लेकर एक बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने भी परेशानियां झेली हैं। सिर्फ एक समुदाय के दर्द को ही नहीं बताया जा सकता है। लोन ने कहा कि उन्होंने अपने ही पिता को खो दिया। सज्जाद लोन जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि विवेक अग्निहोत्री को राज्यसभा की सीट दें, नहीं तो हम नहीं जानते कि वह और क्या बनाएंगे। आजकल एक नया फैशन चल रहा है कि चाहे अनुपम खेर हो या विवेक, सभी राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। चक्रवाती तूफान आसनी के असर के कारण दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से राहत थी, लेकिन अब पारा धीरे धीरे तेजी से चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अब मौसम साफ रहेगा और पारा तेजी से चढ़ेगा। मार्च के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है, यानी कि मार्च में ही मई जून वाली गर्मी जैसा एहसास होगा। मौसम विभाग दिल्ली के वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि के अनुसार दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 1-2 दिनों तक तेज हवाएं चलती रहेंगी। 28 मार्च तक तापमान में 38 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जाएगी। अगले 5 दिनों तक गुजरात को छोड़कर उत्तर भारत के किसी भी राज्य में लू की चेतावनी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा है। द कश्मीर फाइल फिल्म अपने प्रदर्शन और विरोध दोनों के लिए चर्चा में है। कोटा में फिल्म की वजह से धारा 144 लगाई गई थी और अब इस फिल्म पर एक दलित युवक को कमेंट करना इतना भारी पड़ गया कि उसे नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई गई। पीड़ित युवक का नाम राजेश है, जो अलवर के गोकुलपुर में एक निजी बैंक में सेल्स मैनेजर का काम करता है। कुछ दिनों पहले उसने कश्मीर
फाइल्स देखी और फिल्म के बारे में फेसबुक पर कमेंट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने फेसबुक पर लिखा कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है, जबकि अत्याचार तो अन्य जातियों पर भी हुआ है। पाली के जितेंद्र मेघवाल पर भी अत्याचार हुआ है। बैंक सेल्समैन के पोस्ट से लोग भड़क गए, जिसके बाद मंगलवार को स्थानीय लोगों ने युवक को मंदिर में बुलवाया और उससे नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई। युवक का कहना है कि मामला बढ़ता देख उसने लाइव आकर माफी मांग ली थी, फिर भी उसे चौपाल बुलाकर माफी मंगवाई गई, उसे जबरदस्ती नाक रगड़वाई गई। पीड़ित राजेश का कहना है कि मैंने फेसबुक पोस्ट में जय भीम मूवी को टैक्स फ्री करने की बात भी कही थी, जिस पर लोगों ने जय श्री राम और जय कृष्ण के बारे में कमेंट किया है। मैं नास्तिक हूं, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। मेरी पोस्ट पर लोग श्री राम जय श्री कृष्ण लिखा तो मैंने जय भीम लिख दिया, जिसके बाद पूरा जो मामला था वो गर्मा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लालू यादव की तबीयत फिर बिगड़ी। पहले दिल्ली एम्स ने भर्ती करने से किया इनकार, फिर एयरपोर्ट से फिर ले गए एम्स। जेलेंस्की हुए भावुक, बोले रूस मैरियोपोल में करना चाहता है नरसंहार। 1 लाख नागरिकों को बनाया गया बंधक। 126 साल के बाबा शिवानंद को पद्मश्री। भूख के चलते माता पिता और बहन की हुई थी मौत। 6 साल की उम्र से शुरू किया योग। 2 साल बाद कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी होगा।